गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे। ठीक है, शुरू करें। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे और क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो बताई थी, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता ऑप्टिमल वैल्यू है ना, और उसके बाद फिजिबल रीजन भी बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई थी और जो इनमें कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर करा था अच्छे से। जिसने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है वो एक बार अच्छे से देख लेना। और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाउ टू सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल, ये भी बताया था। ठीक है, तो इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, तभी ये चैप्टर बहुत आसान बनेगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम करते हैं जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था उसके आगे अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी था वो शायद 3 या 4th पॉइंट था वो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region are both optimal solution optimal solution of the same type। सेम टाइप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि या तो दोनों मैक्सिमम देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, या फिर दोनों मिनिमम देंगे, दैट इज बोथ प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, देन ये पॉइंट नोट करने वाला, देन एनी पॉइंट
देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि अगर इफ़ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, यानी कि या तो दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर दोनों ही सेम मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये देखो ये थोड़ा उसको मैं सर्किल कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, और दोनों सेम ही दे रहे हैं, यानी कि अगर एक मैक्सिमम दे रहा है तो दूसरा भी मैक्सिमम ही दे रहा है और उतना ही दे रहा है, ठीक है। और अगर एक मिनिमम दे रहा है तो दूसरा भी मिनिमम ही देगा, और वो भी जितना मिनिमम पहले वाला दे रहा है उतना ही मिनिमम वैल्यू सेकेंड वाला भी दे रहा है। तब अगर उन दोनों पॉइंट्स को तुम आप मिला दोगे तो वो जो लाइन बनेगी ना, वो क्या देगी पूरी अपने, वो सारे क्या होंगे, उस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। अब देखो जैसे कि मान लो कि मैंने ये बनाया, फॉर सब अज्यूम कि मैंने अपना ये किसी एलपीपी के लिए ठीक है, और एक लाइन और बना देता हूँ मैं, ये है, ठीक है। मान लो किसी एलपीपी के लिए ये अपना वो आ रहा है, ऑप्टिमल रीजन आ रहा है ना, फिजिबल रीजन ये आ रहा है मेरा किसी भी एलपीपी के लिए। और सपोज कर लो कि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम ऑफ जेड फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है उसको अपन को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अभी उस पॉइंट को समझाने के लिए कि मान लो कि ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये येलो वाला और ये वाइट वाला, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज भी कर रहे हैं। अब सपोज़ करो कि जो येलो वाला है ना, वो येलो वाला पॉइंट हमें वैल्यू दे रहा है, जेड की वैल्यू दे रहा है हमें, जेड की वैल्यू कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है। और मान लो कि सेम ही अगर वाइट वाला भी जेड की वैल्यू कितनी दे, 10 दे, तो अगर अब जैसे कि यही तो बोल रहे हैं ना पॉइंट कि बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, यानी कि दोनों या तो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो। अब दोनों अपन को मैक्सिमाइज करना है, मान लो कि येलो पे मैक्सिमाइज हो रहा है और वो 10 वैल्यू दे रहा है ऑप्टिमल वैल्यू, और वाइट पे भी जो वाइट वाला पॉइंट है उस पर भी जेड क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है और वो सेम वैल्यू दे रहा है। अगर ये कंडीशन होती है तो इन दोनों पॉइंट्स येलो और वाइट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये पूरी वाइट लाइन हो गई, तो इस वाइट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये सारे ये नीचे वाले तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो फिजिबल रीजन में ही नहीं आ रहे, फिजिबल रीजन में तो ये आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। अब एक बात नोटिस करो, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आई, वो पॉइंट अगला वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि अपने पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और इसको मैं इस लाइन से मिला रहा हूँ, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इस रेड लाइन पे हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट, ठीक है। और जो पॉइंट अपना है, जो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो अब अगर इस पॉइंट पे अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो जो अपनी अगर कोई एलपीपी अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो एक कंडीशन में आएंगे तभी वो, जब ये कंडीशन बनेगी ना तब अपने पास एलपीपी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे,
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसको एलपीपी का जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सारी अपन ने पढ़ ली है, जो भी डिफरेंशिएशन थे वो सारे मैंने बता दिए। अब मैं एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ कि अगर, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे अपने पास दो तरीके से, या तो अपने पास डायरेक्ट एलपीपी दे देगा, ठीक है, कि इसको सोल्व करो, और जो भी मैक्सिमाइज करवा रहा है या मिनिमाइज करवा रहा है जो भी चीज़, तो वो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या बनेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो पूरी एक रामायण लिख के दे देगा क्वेश्चन की, ये चीज़ है। मान लो कोई इन्वेस्टर है या कोई सामान खरीद रहा है, उसके पास इतना बजट है, इतने पीसेज आएंगे, ये सारी चीज़ें, इसको इतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ये सारी करके वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम बना के दे देगा। तो हमें क्या करना होता है फिर, वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है, किसका, एलपीपी का, और देन फिर इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, सोल्व करना ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये थोड़ा टफ पड़ सकता है अगर ये फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी हो गया, जो कि लगभग मतलब कि ऑलमोस्ट, यानी कि 90% जो इसका प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी का, वो किससे जुड़ा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज से। ठीक है, और ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट 2 क्लासेस में कवर करा है। ठीक है, कंप्लीट 2 क्लासेस में कवर करा है पूरे बेसिक से, कि क्या टर्म्स आएंगी तो हमें कौन सा साइन लगाना है, क्या टर्म आएगी तो हमें कौन सा साइन लगाना है, ये सारा, और कैसे फॉर्मेशन करना है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो अगर तुमने क्लास देखी है तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा यहाँ पे भी, और नहीं देखी है तो पहले वो क्लास जाके देख लेना। तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा इससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखो मान लो कि मेरे पास मैं हूँ, ठीक है, और मैं कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, कहीं पे मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास सपोज करो कि 60,000 रुपीज़ हैं, 60 या राउंड ऑफ कर लेते हैं, मान लो कि 50,000, क्या है, क्या दिक्कत है, ₹50,000 हैं। ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन इससे कम खर्च कर सकता हूँ, ये ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपीज़ का बजट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आई कैन नॉट स्पेंड, और या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्ट मोर देन, आई कैन नॉट स्पेंड, मैं स्पेंड नहीं कर सकता मोर देन 50,000, समझ ले। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मुझे कुछ खरीदना है, मेरे पास बजट कितना है, 50,000 का है, यानी कि मैं 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और उससे कम भी कर सकता हूँ, लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बजट ही में ही नहीं है। तो कहाँ से खरीदूँगा या कहाँ इन्वेस्ट करूँगा 50,000 से ज़्यादा, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो कि मान लो कि मैं खरीद रहा हूँ टेबल एंड चेयर, ये 2 चीज़ें खरीद रहा हूँ, और इसके लिए बजट कितना है मेरे पास, 50,000, ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास
स्टोरेज का कितना, अब मैं ये खरीदूँगा टेबल और चेयर तो कहीं तो रखूँगा, है ना। तो मेरे पास स्टोरेज स्पेस कितना है, लेके चल रहा हूँ कि 60 का है, 60 पीसेस का, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन नॉट केप्ट, आई कैन नॉट प्लेस, जो मेरे पास स्टोरेज स्पेस है उसमें नॉट मोर देन 60 पीसेस, यानी कि 60 पीसेस से ज़्यादा मैं अपनी जो स्टोरेज स्पेस है उसमें नहीं रख सकता, लेकिन उससे कम तो रख सकता हूँ। 60 का 55, 50, 40 ऐसे तो पीस रख सकता हूँ, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है अपने पास, जो बजट है वो 50,000 का है, क्या क्या बाय कर रहे हैं, टेबल बाय कर रहे हैं और चेयर बाय कर रहे हैं, और कितना स्टोरेज स्पेस है अपने पास, 60 पीसेस का वो है स्टोरेज है, ठीक है। सबका मतलब समझ में आ गया, किसका क्या मतलब है, ओके। अब देखो आगे, टेबल का कॉस्ट क्या है, टेबल का कॉस्ट अपने पास बन रहा है 2500, और चेयर का जो कॉस्ट बन रहा है वो अपने पास बन रहा है 500, ठीक है। अब असली क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल पे प्रॉफिट बनाना चाह रहा हूँ 250, यानी कि 250, और चेयर पे मैं बनाना चाह रहा हूँ 75, ठीक है। ये अपना क्या है, प्रॉफिट है, एक टेबल पे और एक चेयर पे, ऑन वन टेबल, पूरी टेबल पे नहीं, ऑन वन टेबल और ऑन वन चेयर। अब फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि एलपीपी एक मेथड है, ठीक है, जो हमें इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। किसके लिए इंडस्ट्री में, किसके लिए, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, या फिर लॉस को कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए काम आता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं इस एग्जांपल को मैं देखूँ तो अपने पास बजट है, क्या बाय कर रहे हैं, टेबल चेयर बाय कर रहे हैं, मैक्सिमम 60 पीस खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा अपने पास स्पेस ही नहीं अवेलेबल है। एक टेबल की कॉस्ट अपने पास 2500 आ रही है, और एक चेयर की कॉस्ट अपने पास आ रही है 500। एक टेबल पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और एक चेयर पे कितना आ रहा है 7500। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा, लॉस के लिए तो मैं इन्वेस्ट करूँगा ही नहीं, पागल तो नहीं हूँ। तो मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। कोई प्रॉफिट कम लेगा क्या, कोई नहीं लेगा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। और ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, यानी कि अपना क्या बनेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके लिए बनेगा, प्रॉफिट के लिए बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके लिए बनेगा, प्रॉफिट के लिए बनेगा। अब हमें वो बनाना है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या बनाना है, फॉर्मेशन कर रहे हैं हम एलपीपी, एक तो हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, प्लस मैंने क्या बोला था कि हम प्रॉफिट और लॉस वगैरह इन सब का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करते हैं विद सम कंडीशंस, और उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और वो कंस्ट्रेंट होती है इनइक्वलिटीज़। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बोली है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना है, प्लस कंस्ट्रेंट्स ये फॉर्म करने हैं। अगर ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे तो हमारी एलपीपी फॉर्म हो जाएगी, और एलपीपी फॉर्म हो जाएगी तो फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे बाद में। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म एन एलपीपी फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है
कि बजट 50,000 का है, टेबल चेयर बाय कर रहे हैं, 60 पीसेस मैक्सिमम बाय कर सकते हैं, एक टेबल का कॉस्ट 2500 है, 500 चेयर का है और उन पे प्रॉफिट इतना इतना है और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। ये अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। देखो सारी चीज़ यहाँ पे नोन है, प्रॉफिट नोन है पर चेयर का, प्रॉफिट नोन है ना, टेबल और चेयर का। हमारे पास बजट भी नोन है, जानते हैं, पीसेस कितने हैं वो भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ अननोन है। क्या अननोन है? कि टेबल के कितने पीस हैं। 60 तो बाय कर सकते हैं मैक्सिमम, पर टेबल के कितने पीस हैं और चेयर के कितने पीस हैं। ये चीज़ क्या है? पीस, चेयर और टेबल के पीस, ये क्या है अपने पास? अननोन है। क्या है? अननोन है। तो जो चीज़ अननोन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ टेबल्स x जो कि डीलर बाय कर रहा है, यानी कि मैं बाय कर रहा हूँ, कि मैं x टेबल्स क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ चेयर्स y बाय कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बाय कर लिया, कितने कितने करे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है और कितना हो मैक्सिमम। अब देखो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कौन देगा? ये तो अपना कॉस्ट है ना, ये तो प्रॉफिट देगा नहीं। प्रॉफिट कौन देंगे? प्रॉफिट देंगे ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब देखो अगर एक टेबल पे प्रॉफिट 250 का है तो दो टेबल पे कितना का होगा? 500 का। 3 टेबल का कितना होगा? ऐसे चलता जाएगा, मल्टीपल ऑफ 250 का। सेम अगर एक चेयर पे प्रॉफिट 75 का है तो 2 चेयर पे कितने का होगा? 150 का। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें? और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, मान लो कि 5 चेयर मैंने वो करी, मानो अज्यूम करो कि मैंने यहाँ से, मान लो, ठीक है समझने के लिए, लेट कि मैंने 5 तो चेयर सेल करी है और 2 टेबल्स सेल करी हैं। ठीक है, तो इनमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा भाई? 5 चेयर सेल करिए तो प्रॉफिट कितना होगा? 75 इंटू 5, यानी कि कितना होगा? 5 to 375। ठीक है, 375 बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, 375 का ये प्रॉफिट कहाँ से आया? ये तो चेयर का आया। ठीक है, और टेबल से कितनी हैं? 2 हैं, तो 2 पे 250 इंटू 2 कितने? 500 प्रॉफिट हो गया 2 टेबल्स सेल करने का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 75 इंटू 5 प्लस 250 इंटू 2 इक्वल टू 578। कितना प्रॉफिट हो गया टोटल? आया कैसे? कि हमने 75 जो कि एक चेयर पे प्रॉफिट था और हमने चेयर कितनी सेल करी थी? 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 250 जो कि एक टेबल पे प्रॉफिट था और हमने सेल कितनी करी? 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर क्या कर दिया? टोटल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन समझ आए कि टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लेकिन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ टेबल्स तो x ही हैं, पता ही नहीं है तो, और नंबर ऑफ़ चेयर्स क्या है? y है। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा? टू 250 इंटू एक्स प्लस 75 वाई। ठीक है ना,
कि ये तो एक टेबल पे प्रॉफिट था, उसको एक्स नंबर ऑफ टेबल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और 75 चेयर पे प्रॉफिट था तो उसको वाई नंबर ऑफ चेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक्स और वाई ही है। ठीक है, तो ये तो अपने पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया, और इसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, z इक्वल टू 250x प्लस 75y। ये क्या हो गया अपने पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये तो अपने पास हो गया, अब अपन को इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है किसके बेसिस पे, कुछ कंडीशंस होंगी और वो कंडीशन फॉर्म करनी है। कंडीशंस क्या है, देखो कंडीशन क्या होगी, प्रॉफिट को कौन रोकेगा भाई, प्रॉफिट अगर पास सारी चीज़ें अनलिमिटेड है तो प्रॉफिट अनलिमिटेड ही, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को कौन रोकेगा, कोई कंडीशंस भी तो है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे प्रॉफिट को रोकने वाला कौन है, एक तो अपना बजट है भाई, तो इससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। जो भी प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है वो इस बजट पे करना है ना। एक तो अपना बजट, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पीसेस, कि इससे ज़्यादा हम, वैसे बात अगर बजट हम बढ़ा भी दें, मान लो बजट हम बढ़ा भी दें तो 60 पीसेस से ज़्यादा तो वैसे भी खरीद नहीं सकते। और सपोज़ करो बजट हम ना भी बढ़ाएं 50,000 में, लेकिन बाई चांस 50,000 में हम 70 पीस बाई कर सकते हैं। 50,000 में हम 75 पीस बाई कर सकते हैं अगर हम अज्यूम करके चलें, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि 60 पीसेस से ज़्यादा तो हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं। तो अगर बजट को मैं प्रॉब्लम ना मानूँ तो ये पीस, नंबर ऑफ पीसेस जो हमारे पास स्टोरेज है वो प्रॉब्लम करेगा, ये बाउंड करेगा प्रॉफिट को। अगर मैं इसको पीसेस को भी, अगर मैं पीसेस को मैं नहीं मानूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, मान लो स्टोरेज बढ़ा भी दिया, तो हमारा बजट क्या करेगा, वो बाउंड करेगा प्रॉफिट को। यानी कि बजट प्लस पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने पास कंडीशंस लगा रहे हैं। तो यही क्या बनाएंगे, हमारे कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। अब इसको बनाना कैसे है, देखो अब अपने पास बजट कितना है, नेक्स्ट पेज पे चलो। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये रहा, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब देखो कितना बजट है अपने पास, दो कंडीशन बना रहे हैं, दो चीज़ें कंडीशन बना रही हैं, 50,000 एंड 60 पीसेस। और 60 पीसेस है, ये तो अपने पास मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि स्टोरेज स्पेस नहीं है, रखने की जगह नहीं है। तो और अपन क्या क्या खरीदने, टेबल और चेयर। तो इन दोनों को मान लो एक्स नंबर ऑफ टेबल्स है और वाई नंबर ऑफ चेयर है, तो इन दोनों का सम, दोनों को मिला के हम कितना खरीद सकते हैं, कितने पीस ले सकते हैं मैक्सिमम, 60। तो एक कंडीशन तो सिंपल बन गई, यहाँ से क्या बनी, वो ये बनी है कि एक्स नंबर ऑफ टेबल खरीदी प्लस वाई नंबर ऑफ चेयर खरीदी, और इन दोनों का जो सम है वो 60 पीसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कम हो चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 60 पीसेस। कितने, 60 पीसेस। और मैंने बताया है लीनियर इनइक्वालिटीज़ की क्लासेस में कि जब एट मोस्ट आता है तो हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला, और कितने हैं, 60। तो एक कंडीशन तो यहाँ से बनी अपने पास। अब देखो ये अपना क्या है, बजट। बजट कब यूटिलाइज होगा, पीस खरीदो और जितनी कॉस्ट है वो देते जाओ, दो खरीदे। अब देखो यहाँ पे पीस कितने, पीस तो अपने पास एक्स है, लेकिन एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2500, और एक्स खरीदेंगे तो 2500 इंटू एक्स, इतने रुपए हमारे पास से टेबल पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो एक्स टेबल्स के लिए कितना हो जाएगा, इंटू एक्स। 50,000 में से इतने वाले तो, इतने रुपए तो टेबल पे खर्च हो गए खरीदने में। और वाई चेयर्स के लिए इंटू वाई। अब
ये अपन क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं, 50,000, यानी कि एट मोस्ट 50,000। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो टेबल्स पे है, 2,500 इंटू एक्स, ये किस पे इन्वेस्टमेंट है, टेबल्स पे। और 500 इंटू वाई, ये किस पे इन्वेस्टमेंट है, चेयर्स पे। और इन दोनों को मिला के हम टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50,000, है ना। तो एक कंडीशन अपने पास यहाँ से आएगी, वो क्या आएगी अपने पास कि 2,500 इंटू एक्स प्लस 500 वाई लेस देन इक्वल टू कितना, 50,000। ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा बड़ा है तो मैं 100 का 100 का डिवाइड दे देता हूँ। और 100 ही अपना पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी अपनी चेंज होगी नहीं। तो 100 का डिवाइड देने पर 25 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब 5 का भी मैं डिवाइड दे सकता हूँ तो फाइनल अपने पास बनेगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है। तो एक कंडीशन अपने पास ये आई, एक कंडीशन अपने पास ये आई, और ये दोनों एक कंडीशन अपने पीसेस से मिली क्योंकि पीसेस भी बाउंड कर रहे थे प्रॉफिट को, और जो अपना बजट था वो भी बाउंड कर रहा था। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, इम्प्लाई होंगी किस पे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ आया। तो जो एलपीपी है वो बनेगी हमारी, ये फर्स्ट पेज है, एक सेकेंड, पेज ही बहुत सारे आ गए, जाइए आप भी जाइए। हाँ, तो जो अपना फॉर्मेशन हुआ है एलपीपी का, तो क्या होगा, वो बनेगा अपने पास, ये क्या था अपने पास, प्रॉफिट फंक्शन था, तो इसको तो मैक्सिमाइज करना ही है। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 250x प्लस 75y, ठीक है। और इसके लिए अपन बोलते हैं, ये अपने क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं, एक कंस्ट्रेंट नंबर 1 और कंस्ट्रेंट्स नंबर 2। तो हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स which one, 5x plus y less than equal to 100, x plus y less than equals to 6, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, अगर मैं ये इनइक्वलिटी चेंज कर दूंगा ना, ये वाली किसी और कंडीशन के लिए कुछ और बना दिया, मान लो 50,000 की जगह मैंने 1 लाख कर दिया, 60 पीसेस के लिए 100 कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट हमें जिस कंडीशन के लिए प्रॉफिट को फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, उस गिवन कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए कि नहीं, कंडीशन कुछ और भी हो सकती है लेकिन हमें सिर्फ इस कंडीशन के लिए निकालना है, इसलिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कि हाँ हमें इसी कंडीशन के लिए निकालना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एलपीपी में ना 2 कंस्ट्रेंट्स हमेशा साथ चलते हैं, कौन कौन से, ये 2 कंस्टेंट्स चलते हैं ऑलवेज, ठीक है। इंडिविजुअल एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई, ये चेंज भी हो जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 भी चलता है और वो भी चलता है, ठीक है। पर एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ टेबल्स माइनस में हो सकती है क्या, या नंबर ऑफ चेयर माइनस में हो जाए कि आज मैंने 500 रुपीज़ दे के और -3 चेयर खरीदी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इस इनइक्वलिटी के लिए अपने पास x हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y भी हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो शायद है नहीं तुम्हारे कि लेस देन इक्वल टू भी लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अपने पास समझ आ रहा है कि ये कहाँ से आएंगे, ये दोनों वो एक्स और वाई पे डिपेंड करेंगे कि एक्स और वाई की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि -5 टेबल्स खरीदिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपने पास, फॉर्मेशन हो गया एलपीपी का, ठीक है। ऐसे हमें एक्स और वाई मान के हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलपीपीज़ का बनाना होता है। देन हमें क्या करना होता है, उसको सोल्व करना होता है, ओके। और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे, ऐसी कोई बात नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट एलोकेशन प्रॉब्लम्स और डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अब तुम्हारे 12.2 में हैं तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स, पूरा चैप्टर में ही वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ 11 क्वेश्चन है पूरे उसमें, और पूरे चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। हाँ लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स बिना बिना लीनियर इनइक्वालिटी के तुम नहीं बना पाओगे। तो बेटर यही है कि ज़्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं है, ज़्यादा लंबी लगे तो 2x पे या 1.5x में चला के देख लो, पढ़ा हुआ है 11th में, बस एक बार रिवीजन के हिसाब से देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ लास्ट की 2 क्लासेस जो ली है वो इसी पे ली है मैंने, ओके। अब ये तो हो गया फॉर्मेशन का, तो इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो अपन आगे क्लासों में करेंगे। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये तो फॉर्मेशन तो हो गया, फॉर्मेशन के बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। क्या यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड, जो जिसका मैंने आइडिया या फिर बोल दो ट्रेलर, वो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, ठीक है। फिजिबल रीजन वगैरह, ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वगैरह जब ये समझाए थे मैंने, तब मैंने बताया था कि कैसे काम होता है। और उससे पहले मैंने समझाया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर, अब देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ कैसे सोल्व करते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, उसको भूल जाओ। मैक्सिमाइजेशन क्या करना है क्या नहीं करना वो अलग बात है। ये क्या है जो बॉक्स में है, वाइट बॉक्स में, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ नहीं है। SOLI, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये कुछ और है, वही है ना। और इसका मैंने बता दिया, कल क्वेश्चन भी करवाए थे लास्ट क्लास में, कल नहीं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आना ज़रूरी है, बिना इसके नहीं होगी। और ये आ गए तो फिर इसके नंबर फ्री के हैं, दिमाग भी नहीं लगाना कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेथड की, सॉल्यूशन की। और उस मेथड का नाम है अपना कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या नाम है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। नाम से समझ आ रहा होगा कॉर्नर पॉइंट मेथड क्यों बोल रहे हैं। और नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुमने क्लास नहीं ली है। मैंने कल थ्योरम लिखवाई थी कुछ, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। थ्योरम लिखवाई थी ना एक, कि जो अपना मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमल वैल्यू, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो कहाँ मिलेगी, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगी, यानी कि वर्टेक्स पे मिलेगी। ये थ्योरम थी कल, मतलब लास्ट क्लास में। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये अपना मेथड। क्या कहता है ये मेथड, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसका स्टेप 1 लिखो,
दिख रहा है? ये अपना क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैं लिखता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, टाइम पास होता, टाइम वेस्ट होता, पास तो नहीं तो खैर, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि फाइंड द फीजिबल रीजन एंड डिटरमाइंस दिस कॉर्नर पॉइंट्स either by inspection or by solving the two equation of the lines intersecting at the point। कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं है, फीजिबल रीजन कल बताया था मैंने, क्या था ये, कंस्ट्रेंट्स का कॉमन सॉल्यूशन का रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, क्या था, रीजन ऑफ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। मैं कॉमन सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स हैं अपने पास, वो क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, और इनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो एक रीजन ही निकल के आता है, ठीक है। तो वो निकालना है पहले तो, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है, मैक्सिमाइजिंग फंक्शन को छेड़ना ही नहीं है, हमें सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स की जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उसको सोल्व करना है, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि वो रीजन फाइंड करना है, और वही अपना क्या बनता है, फिजिबल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। अब इसमें भी इसने बताया कि या तो इंस्पेक्शन से निकालना है या फिर सोल्विंग ऑफ टू इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, सेकंड पॉइंट का, कि इंस्पेक्शन से या फिर कैसे निकालना है। तो देखो, अगर देखो दो तरीके से रहती है ना चीज़ें, ये है, मान लो 3 इनइक्वालिटीज दे रखे। अब कॉर्नर पॉइंट्स, इंस्पेक्शन कहाँ से काम आएगा, कहाँ काम आएगा, जहाँ हमें सीधे सीधे पॉइंट दिख रहे हो, है ना। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास ये रीजन बनता है, ठीक है, अब इसके पास कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, एक पॉइंट ये रहा, एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक पॉइंट अपने पास ये रहा, एक पॉइंट अपने पास ये रहा, और एक पॉइंट अपने पास ये रहा, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है ना। अब ये वाले तो इंस्पेक्शन से मिल जाएंगे अपन को, कि हाँ भाई दिख रहा है जो भी है, ठीक है, कैसा, ये तो होगा ना A,0, ये टाइप, और ये कैसा होगा 0, B टाइप, इंस्पेक्शन से दिख गया। लेकिन ये थोड़ी ना दिखेगा, ये क्या है, इस लाइन 1 और इन लाइन 2 का क्रॉस पॉइंट है, और क्रॉस पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, है ना, तभी निकालते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस पॉइंट आ जाएगा अपने पास, और यही क्या होगा अपने पास, तीसरा वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो यही तो कह रहे हैं ना ये, कि अगर फिजिबल रीजन निकालो, उसके बाद वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करो, या तो इंस्पेक्शंस हो जाएंगे, जस्ट लाइक दीज 2 पॉइंट्स। अगर इंस्पेक्शन से नहीं हो रहे हैं तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब 2 इक्वेशंस की जो लाइन बन रही है, जैसे कि ये बन रही है लाइन 1 नंबर 1 और लाइन नंबर 2, तो इन दोनों का क्या करना है अपन को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या क्रॉस पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब अपने पास वर्टेक्स आ गए सारे, ठीक। अब उन वर्टेक्स को क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है। इवेलुएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट, 3 आए, 4 आए, 5 आए, मैटर नहीं करता, हर एक कॉर्नर पॉइंट पे जो फिजिबल रीजन का है उसके ऊपर हमें इवेलुएट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। कर, मान लो कि A1, ये मान लो कि इस वाले, मान लो कि इसको मैंने पॉइंट माना है, इसको A1,
इसको मैंने मान लिया A2 पॉइंट और इसको मैंने मान लिया A3 पॉइंट। ठीक है, ये मैंने मानी। ठीक, और फिर मैंने सपोज करा कि A1 पॉइंट पे लिए Z1 वैल्यू आ रही है, A2 पॉइंट पे मेरे को Z2 वैल्यू आ रही है, A3 वैल्यू के लिए मेरे को Z3 वैल्यू मिल रही है। तो ये पॉइंट्स पे हमने इवेलुएट कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन तीनों वर्टेक्स पे। उसके बाद क्या करना है, लेट m एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या आ रहा है, कैपिटल M जो कि क्या है, लार्जेस्ट, और ये अपने पास आ रहा है स्मॉल m जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट। z की वैल्यू में, ना कि एक की वैल्यू में। एक को तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो अपने पास मिलेंगे क्या, टपल्स मिलेंगे x, y टाइप के। तो ये तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज A1 A2 A2 3 A2 और A3 जो वर्टेक्स है वो तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो ही नहीं सकते। मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या बता सकते हैं अपन, रियल नंबर्स को बता सकते हैं। और ओनली रियल नंबर्स क्या होंगे, अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है Z1 Z2 और Z3 इनकी जो वैल्यू आएगी वो। तो Z1 Z2 Z3 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसमें से हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कैपिटल M बता दिया और जो मिनिमम वैल्यू है उसको स्मॉल m दिखा दिया। ठीक है, लेट कर लिया। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब अगर क्वेश्चन में पूछा कि मैक्सिमाइज करना है तो अपना आंसर हो जाएगा ये तो बन जाएगा A1 तो बन जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव क्या, रेड हो गया पूरा यार, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और जो Z1 जो वैल्यू आई है, ठीक है, जो Z1 जो वैल्यू आई है वो बनेगी अपनी ऑप्टिमल वैल्यू। और ये किसके लिए था, ये m अपना मैक्सिमाइज है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये चीज़ अपने किसके लिए है, फॉर मैक्सिमाइज। ठीक है, अब अगर मिनिमाइज आ जाए, मिनिमाइज पूछ ले तो अपना पास ये सॉल्यूशन बनेगा, इसमें Z3 होगा अपने पास और A3 होगा, A3। तो Z3 अपने पास बनेगा ऑप्टिमल वैल्यू फॉर मिनिमाइजेशन और A3 बनेगा अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, ये मैक्सिमाइजेशन के लिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और वो मिनिमाइजेशन के लिए। ओके, डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। और सिंपल सी वर्ड टू वर्ड चलना है, मैक्सिमाइजेशन तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमाइजेशन तो मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमम सॉल्यूशन में डिफरेंस आना चाहिए। लास्ट क्लास में अच्छे से बताया मैंने, फॉर मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, when feasible region in bounded। और मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी कल, नहीं मतलब लास्ट क्लास में। क्या था कि अगर जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड होगा तो अपने पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट होगी। अपना जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ जो मैंने बनाया है ये बाउंडेड रीजन है ना, वाइट वाला, तो इसके पास मैक्सिमम भी मिल जाएगा और मिनिमम भी मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर करना होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ अनबाउंडेड, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इन केस ऑफ अनबाउंडेड m इज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z। ठीक है, अगर मैक्सिमम अनबाउंडेड है अपना रीजन, ठीक है, तो अगर अपने पास मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है
अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड का मतलब तो यही है ना कि बाउंडेड हो, बिलो भी हो और बाउंडेड हो, यानी चारों तरफ से बंद हो जाए। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि किसी एक साइड से खुला हुआ हो, किसी एक साइड से खुला हुआ हो, ठीक है। तब ये क्या कह रहा है कि इफ़ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0, इनइक्वलिटी चेंज हो रही है, हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली अगर m इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द, ये देखो किताबी लैंग्वेज है, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मतलब डायग्राम बना के बताता हूँ, समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है वो। बाउंडेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने पास होगी। अनबाउंडेड में क्या दिक्कत आ जाती है कि जैसे कि मान लो ऐसा कुछ बन रहा है अपने पास, और चलो यही मान लो, ठीक है, ये अपने पास लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका कॉमन रीजन ये नहीं है, ये है अपने पास कॉमन रीजन, मान लो कि ये है, मानो कि ये क्या है अपने पास कॉमन रीजन है। अब अगर कोई फंक्शन हमें कोई भी दे रखा होगा, जैसे अगर हम इस साइड जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, इस साइड अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड, तो यहाँ से अगर मैं नीचे से देखूँ तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और थोड़ा अगर मैं ऐसे भी चला जाऊँ तो x की वैल्यू भी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब x और y दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो जो अपना z फंक्शन रहेगा जो कि क्या है ax प्लस बी वाई है, तो इसकी वैल्यू z की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर इस कंडीशन में ये जो अनबाउंडेड है ना भाई, मैं कहीं तक भी चला जाऊँ कोई रोक रहा है क्या मेरे को, कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा ना, कहीं तक भी चला जाऊँगा मैं, अनबाउंडेड है। अब अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन वाला, एक तो अनबाउंडेड रीजन है, वैसे ही माथा ख़राब, क्वेश्चन वाला एक चीज़ और पूछ ले कि मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब वैसे दिमाग ख़राब, क्यों, क्योंकि एक तो रीजन क्या है अनबाउंडेड है, दूसरा जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जेड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहीं पे जाके मैक्सिमाइज, कहीं पे जाके रुकेगा क्या, ये जो जेड की वैल्यू है जो हम निकाल रहे हैं कहीं पे जाके रुकेगी क्या, कि हाँ भाई इतने पॉइंट पे जाके जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद जेड की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पे कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो जितनी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और वाई की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही जेड की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर वो मैक्सिमम पूछ लेता है, मैक्सिमाइज करना है, तो अपने पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन बोल दो या फिर नो मैक्सिमम वैल्यू बोल दो। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पे जाके रुकेगा, किस, मान लो कि मैं जेड की वैल्यू 50 को मैंने मैक्सिमाइज बोल दिया, लेकिन मैंने एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ा और आगे गया तो मुझे जेड की वैल्यू 100 मिल गई, थोड़ा और आगे गया तो 150 मिल गई, तो किसी एक वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, नहीं बोल सकता, तो इसलिए बोलेंगे ना नो मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर इसी कंडीशन में वो बोल दे कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू मिनिमम लेनी है, तब हमारे पास आंसर हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर कौन कौन से, मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। देखो बाउंडेड का तो श्योर बता दिया था कि मैक्सिमम में मिलेगा और मिनिमम में मिलेगा।
अनबाउंडेड रीजन में डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब यही एक ही कंडीशन बताई ना मैंने अनबाउंडेड की, और इसमें मैंने क्वेश्चन मैंने अगर मैक्सिमाइज लिया तो अपने पास क्या आ रहा था, नो मैक्सिमम वैल्यू बन रही थी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं मिनिमाइज पूछ लूँ तो अपने पास दो दावेदार आ गए कि हाँ हम हो सकते हैं, हम 2 पॉइंट हैं जिन पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब वो 2 पॉइंट होंगे तो मैं बताऊंगा ना मिनिमम वैल्यू कितनी है, लेकिन अपने पास श्योर 2 पॉइंट मिल गए ना कि एक तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक अपने पास सॉल्यूशन दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, ये तो श्योर हो गया। लेकिन मैक्सिमाइज में नहीं हो रहा था, तो अनबाउंडेड में अपने पास सॉल्यूशन मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाउंडेड है तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारी थ्योरी करा दी एक साथ, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हो तो फिर से एक बार देख लेना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन सबसे छोटा और सबसे अच्छा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है अपने पास, मैं एलपीपी फॉर्मेशन का नहीं बता रहा, मैं सॉल्यूशन का बता रहा हूँ। फॉर्मेशन का मैंने करा दिया, बाकी तो सिर्फ इनइक्वलिटीज़ वाला है, वो देख लेना क्लास। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, और कंस्टेंट्स क्या हैं, कंस्टेंट्स अपने पास हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्टेंट्स को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके क्या करना पड़ेगा, हमें फीजिबल रीजन फाइंड करने होंगे, यही करना है। तो सबसे पहले अपन वही चीज़ काम करते हैं, ठीक है, इससे अच्छा काम तो होता ही नहीं है। अब देखो, अच्छा साथ में 2 कंस्टेंट्स और अपने चलते ही हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो लिखा ही नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी दिए हुए हैं। चलो अब देखो, यहाँ से अपने पास पॉइंट निकल के आएंगे, 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे। अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आया, 50 आया, और y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आया, 50 आया, ठीक है। तो इसको मैं वाइट से नहीं, मैं इसको रेड से बना दूंगा। तो ये कहाँ आएगी अपने पास, 50,0 और 0,50। इसको मैं अच्छे से दिखा भी दूंगा ग्राफ बना के, ठीक है। तो ये अपने पास रेड वाली लाइन, ओके, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ से निकल के आएगा, अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, और मैंने अगर y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। अब देखो ऊपर 50 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि 30 यहाँ पे होगा और 50 यहाँ पे है, तो क्या कर दिया, y की वैल्यू 90 है ना, x की वैल्यू तो नहीं है। अच्छा अगर 50 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 90, वो यहाँ पे कहीं पे होगी, और x की वैल्यू 30 यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है। ओके, अब मैंने बताया है कि रीजन कौन सा होगा, वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं क्या रीजन होगा, कि पुट ओरिजिन पुट करना है तो क्या मिलेगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 50। ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ओरिजिन जिस साइड में होगा लाइन के, वो वाला रीजन होगा, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये x + y 50, x + y ये वाला है ना, ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पे रखूँ x y 0 0 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 90। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया ना। तो इसका भी कौन सा रीजन होगा, ये वाला हो जाएगा,
तो इसका भी यहाँ पे और इसका भी यहाँ पे, तो कॉमन रीजन अपने पास देखो यहाँ पे भी ये वाला रीजन आ रहा है और यहाँ से भी ये वाला रीजन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये वाला रीजन कॉमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास आ रहा है, ये देखो। ठीक है, अब अपने पास कौन से, अब ये रीजन तो हो गया अपने पास कि ये वाला रीजन है अपने पास, ये जो ब्लू पिंक पिंक वाला हो रहा है सारा। अब हमें क्या करना है, वर्टेक्स ढूंढने। एक वर्टेक्स अपने पास ये रहा ब्लू वाला, एक वर्टेक्स अपने पास ये रहा और एक वर्टेक्स अपने पास ये रहा। ठीक है, इसको मत भूलना, एक वर्टेक्स अपने पास ये भी है। रीजन कैसा है, बाउंडेड है, यानी कि हमारी जो एलपीपी है उसके पास दोनों सॉल्यूशन होंगे, मैक्सिमाइज भी होगा और मिनिमाइजेशन भी होगा, दोनों होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट हमें पता है, बाय इंस्पेक्शन क्या है ये 50,0 ब्लू में दिख नहीं रहा होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको येलो ले लेता हूँ, दिख जाए क्या पता। ठीक है, ये क्या होगा 0,0 होगा। ये भी हमें पता है बाय इंस्पेक्शन क्या होगा 0,50। बचा क्या, दिस वन। और ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का, इसका और इसका, पॉइंट ऑफ क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये फाइंड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और बचपन वाला मेथड। तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे सोल्व करना चाहो उससे सोल्व करो। डिटरमिनेंट यूज़ करके सोल्व करना चाहो तो वैसे सोल्व कर लो, मैट्रिक्स यूज़ करके सोल्व करना चाहो तो वैसे यूज़ कर लो। अगर तुम्हारे पास है इक्लन फॉर्म वगैरह उससे कर सकते हो, बाकी बचपन वाला मेथड है ये अपने पास, ये बेस्ट है, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और आ भी जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से निकाल लेना, मैं निकालना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 20 और 30 पॉइंट आएंगे, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 20,30। तो ये जो अपने पास था, ये जो येलो वाला पॉइंट है ये क्या है 20,30। अब अपने पास क्या आ गए, वर्टेक्सेस कौन कौन से आ गए। पहला पॉइंट आया अपने पास 0,0, दूसरा पॉइंट आया पास 0,50, थर्ड पॉइंट आया अपने पास, एक सेकेंड, इट्स नॉट 30, इट्स 30। ठीक है, (30,0) और 4 पॉइंट आया अपने पास 20,30। वर्टेक्स आ गई। अब हमें क्या करना है, इन वर्टेक्स पे अपने जेड, जो जेड क्या था अपने पास फोर एक्स प्लस वाई,
4x प्लस वाई, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी, z की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए z1 क्या है अपने पास, 1 के लिए मैं z1 लिख रहा हूँ, 2 के लिए z2 लिख रहा हूँ, 3 के लिए z3 और 4th के लिए z4, है ना, अलग अलग करने के लिए। और फंक्शन क्या है अपने पास, z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आई अपने पास, 0 आई। इसके लिए कितनी आ जाएगी, z2 की वैल्यू 50 आ जाएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी अपने पास, 120 आ जाएगी। और इसके पास अपने कितनी आ जाएगी, 80 प्लस 30 यानी कि 1110। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा है, इस पे। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, 30,0 पे, 30,0 पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बन गया, 30,0 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो गई, जो कि क्या है मैक्सिमम, वो क्या है 120। अच्छा, ये तो यहाँ पे हो गया अपने पास क्वेश्चन खत्म। अब अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, समझ आ रहा है, एक वर्ड चेंज होने से आंसर चेंज हो गया। 4, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ, 4 मिनिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई। अगर वो मिनिमाइज करने के लिए बोलता तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता, 0,0 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती, 0, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करा, सिर्फ एक वर्ड चेंज करा, मैक्सिमाइज का क्या करा, मिनिमाइज करा, पूरा आंसर चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्लास लंबी हो रही है तो आज के लिए इतने। नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल ही होगी, अपन जो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं अनबाउंडेड रीजन से रिलेटेड भी, वो करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप कि क्लास पसंद आई हो। पूरी क्लास में कुछ बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।